प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। क्या? भारतीय राजनीति के अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, और न केवल परीक्षाओं के लिए बल्कि राजनीति विज्ञान को या भारत की राजनीति को या भारत के संविधान को या भारत की राज्य व्यवस्था को यदि भाई आपको तरीके से समझना है तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से आप भारतीय राजनीति का अध्ययन कीजिएगा। ना केवल भारतीय राजनीति बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीति को, किसी भी देश के संविधान को, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को, किसी भी देश की सरकार को, किसी भी देश की राजनीतिक संस्थाओं को वास्तव में वो व्यवहार में क्या कार्यकलाप करते हैं, व्यवहार में उनकी क्या गतिविधियां होती हैं। जैसे मान लीजिएगा व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है, तो वास्तव में व्यवस्थापिकाएं कानून बनाती हैं या नहीं बनाती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यवस्थापिकाओं की इस कार्य को वास्तव में कार्यपालिकाएं कर रही हैं। हम जब व्यवहारवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो ये बात हमारे सामने उभर कर आती है। क्या आती है? कि वास्तव में आज पूरी दुनिया के अंतर्गत व्यवस्थापिकाएं कानून नहीं बनाती हैं। आज व्यवस्थापिकाओं के दिन लद चुके हैं। आज व्यवस्थापिकाएं धीरे धीरे अपने कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से ये पतन की ओर अग्रसर हो रही हैं, ये शक्तिहीन हो रही हैं, जबकि पूरी दुनिया में कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही है। तो ये बात भारत की राजनीति पर, भारत की राज्य व्यवस्था पर, भारत के संविधान पर भी लागू होता है। अर्थात भारत में भी वास्तविक रूप में सरकार के तीनों अंगों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है। इसलिए एक विद्वान है लॉर्ड हेवार्ड ने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म, नई तानाशाही में स्पष्ट रूप में कहा है कि यह एक नई तानाशाही, कौन? कार्यपालिका एक नई तानाशाही है, इसे समय रहते रोकिएगा, अन्यथा ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को निगल जाएगी। यस, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वास्तविक रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण केवल राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन नहीं करता है, बल्कि राजनीतिक संस्थाओं में, ये राजनीतिक संस्थाएं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों की भूमिकाओं का, राजनीतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे व्यवस्थापिका में विधायक होते हैं, कार्यपालिका में मंत्री होते हैं, न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हैं, तो इनकी वास्तविक गतिविधियों का, इनकी वास्तविक क्रियाओं का, इनकी वास्तविक प्रक्रियाओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। किसमें? व्यवहारवादी दृष्टिकोण में। जबकि कानूनी दृष्टिकोण वास्तविक रूप में इन राजनीतिक संस्थाओं को केवल कानून की जो धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, उनके आधार पर अध्ययन करता है। तो वास्तव में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से भारत की राजनीति की वास्तविकता को समझा जा सकता है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को समझना अति आवश्यक है। मैं आपको एक एक बात बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो प्रतिदिन ये लेक्चर अपलोड करता हूँ भाई, मैं केवल इसलिए करता हूँ कि मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी इधर उधर नहीं भटकें, क्योंकि मैंने 23-24 वर्ष हो गए महाविद्यालय में पढ़ाते हुए, तो मैंने वहाँ ये देखा कि वास्तव में विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान नहीं समझाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए फिर दूसरा मैंने ये देखा कि लोग ऐप बना देते हैं, उसमें पैसे कमा रहे हैं। नहीं भाई, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि यहाँ मैंने मेरा YouTube चैनल केवल इसलिए बनाया है कि जिन विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल की जानकारी हो जाएगी, उनको कोई ऐप खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नो, कतई आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे YouTube चैनल पर आपको इस रूप में सारे टॉपिक्स समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप समझिएगा, तो आप देखिएगा, मैं प्लेलिस्ट के अंतर्गत लगभग 410 से 11 के लगभग लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, और मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे YouTube चैनल पर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराऊंगा। कारण कि मैं वास्तविक रूप में, मुझे 23-24 वर्ष हो गए, मैं सबसे ज़्यादा प्यार मेरे विद्यार्थियों से ही करता हूँ। मेरे विद्यार्थी मेरा जीवन है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये मेहनत करता हूँ। तो आपका भी कर्तव्य है कि मैं जिस रूप में समझाता हूँ भाई, अच्छे से अच्छे रूप में समझना। चलिए, भारतीय राजनीति के अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। मैंने आपको कहा था कि भारत की राजनीति को, भारत के संविधान को यदि ठीक से समझना है तो इसके 9 दृष्टिकोण है। मुख्यतः 9 के 9 दृष्टिकोण में आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा। 4
दृष्टिकोण अपलोड कर दिए हैं। आज 5वां दृष्टिकोण चल रहा है, कौन सा? व्यवहारवादी दृष्टिकोण। हाँ, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि वास्तविक रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की शुरुआत कहाँ से होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से होती है। वैसे व्यवहारवाद के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद के ऊपर। जो पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये देख सकते हैं, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद मैंने सारा समझा रखा है। लेकिन यहाँ चूंकि मान लीजिएगा कोई विद्यार्थी केवल भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना चाह रहा हो तो व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद को क्यों देखेगा वो? तो इसलिए मैं यहाँ संकेत इसलिए कर रहा हूँ कि वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत इसका प्रादुर्भाव होता है। और किस लिए होता है? कि वो राजनीति की वास्तविकता को समझना चाहते थे, और जब राजनीति की वास्तविकता को समझना चाह रहे थे तो इसके लिए वो राजनीतिक संस्थाओं के केवल औपचारिक अध्ययन तक सीमित नहीं रह रहे थे। उनका कहना था कि वास्तविक रूप में इन राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, इन कार्यों को कानूनी दृष्टिकोण में केवल धाराओं से समझा जाता है, अनुच्छेद से समझा जाता है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखा है, क्या लिखा है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये तो कानूनी दृष्टिकोण हो गया, कानून में धारा में ऐसा लिखा गया। लेकिन व्यवहार में यदि हम देखते हैं तो राष्ट्रपति शक्ति का वास्तविक प्रयोग नहीं करता है भारत में, बल्कि मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री इसका प्रयोग करता है। तो किसके आधार पर यह बात कही गई है? यह बात कही गई व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आधार पर। क्यों? क्योंकि व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का, व्यक्तियों की क्रियाओं का, व्यक्तियों के कार्यकलाप का अध्ययन करता है। जैसे व्यवस्थापिका में विधायक, कार्यपालिका में मंत्रिमंडल, न्यायपालिका में न्यायाधीश, ये वास्तविक रूप में कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, यहां ये देखा जाता है। यहां वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यवहारवाद व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। कैसे? जैसे मैं एक मतदाता हूं, बेटा समझें, पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। मैं एक मतदाता हूं तो मैं मतदान करते समय किन किन तत्वों से प्रभावित हो रहा हूं? मैं जाति से, भाषा से, धर्म से, इसी के साथ में मेरी शिक्षा कितनी है, मेरे पास कितनी संपत्ति है, इन तत्वों से प्रभावित होऊंगा नहीं? प्रभावित होऊंगा या नहीं? प्रभावित होता हूं, प्रभावित होता हूं। तो एक मतदाता के द्वारा अपने मत का प्रयोग करते समय किन किन तत्वों से प्रभावित हो रहा है, तो इस बात का जब अध्ययन किया जाता है, ऐसा अध्ययन ही वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवहार कहलाता है और इसे ही व्यवहारवाद की संज्ञा दी जाती है। चूंकि हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है? राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहारवाद। क्योंकि हमें तो राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविकता को समझना है, राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा क्या राजनीतिक व्यवहार किया गया है उसका अध्ययन करना है। ये राजनीतिक संस्थाएं होगी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है बेटा, अब हम यहां से शुरू लेते हैं। बेटा ध्यान दें, यहाँ देखो, वैसे तो मैंने दृष्टिकोण, व्हाट डू यू मीन्स बाय अप्रोच, दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, ये मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर जो बताए हैं उनमें समझा भी दिया है। पर चूंकि प्रत्येक लेक्चर में मैं दृष्टिकोण का भावार्थ ये डायग्राम के रूप में इसलिए दे रहा हूं जिससे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी ये समझें क्या कि भारतीय राजनीति का जो अध्ययन है वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से कैसे किया जाए। मतलब भारत के संविधान को यदि समझना हो तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि संविधान की धारा, अनुच्छेद कुछ कह रहे हैं और व्यवहार में किसी अन्य रूप में ही कार्य किया जा रहा है। मतलब सैद्धांतिक रूप में कुछ है, व्यवहार में कुछ है। यस, जैसा मैंने राष्ट्रपति का उदाहरण दिया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 ये बात कह रहा है, लिखा हुआ है संविधान में, अनुच्छेद 53 में। लेकिन क्या व्यवहार में राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में राष्ट्रपति एक नाम मात्र का शासक है जिसे कि राज्याध्यक्ष की संज्ञा दी जाती है। और वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री, जिसे कि शासनाध्यक्ष कहा जाता है या सरकार का अध्यक्ष कहा जाता है। भाई, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है और संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। तो भारत में कार्यपालिका के 2 प्रधान, एक राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष कहलाता है, यस, राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष कहलाता है, प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष कहलाता है या सरकार का अध्यक्ष कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का एक ही मुखिया होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति का पद है। वो राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है, राष्ट्रपति वास्तविक शासक है। अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है, अमेरिका का राष्ट्रपति सरकार या शासन का अध्यक्ष है, वहां पर एक ही कार्यपालिका अध्यक्ष है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक ही कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, नोट कीजिएगा। भारत में यदि प्रांतों की बात आती है, राज्यों की बात आती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, मध्य प्रदेश, यूपी, तो इनके अंतर्गत आप देखेंगे यहां पर भी चूंकि
केंद्र में संसदात्मक शासन प्रणाली है तो राज्य में भी संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई भारत में। तो राज्य में अब आप देखेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पद है कि नहीं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पद है ना। तो दो ही कार्यपालिका के प्रधान राज्य में होते, क्यों? क्योंकि केंद्र में भी संसदात्मक शासन प्रणाली है और राज्य में भी संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यस, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपको बेहतर तरीके से समझना है तो ये भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में। चलिए आप देखो, सबसे पहले दृष्टिकोण शब्द को ले रहे। दृष्टिकोण का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता है उपागम, परिप्रेक्ष्य, दृष्टि बिंदु और पद्धति भी कहा जाता है इसको। हाँ, जब हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो इन सभी का सूक्ष्म अर्थ जब लिया जाता है तो अलग अलग अर्थ है, लेकिन यहाँ जब भारत की संविधान या राजनीतिक अध्ययन किया जाता है तो दृष्टिकोण शब्द का प्रयोग पर्यायवाची रूप में किया जाता है। दृष्टिकोण को उपागम भी कहा जाता है। क्या? दृष्टिकोण को उपागम भी कहा जाता है, परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, दृष्टि बिंदु भी कहा जाता है और पद्धति भी कहा जाता है। इससे भ्रमित ना होइएगा। अब बात आती है कि आखिर दृष्टिकोण होता क्या है। देखो, दृष्टिकोण का मैं सीधा सा अर्थ बता रहा हूं कि जब किसी भी समस्या विशेष का अध्ययन करना हो तो उस समस्या विशेष का अध्ययन करने का जो नजरिया है, किस नजरिए से या किस आधार सामग्री से उसका अध्ययन किया जाएगा। जिस आधार सामग्री से, जिस नजरिए से किसी भी समस्या का, जैसे भारतीय राजनीति का अध्ययन करना है तो भारतीय राजनीति का अध्ययन करना एक समस्या होगी, ठीक है। मान लीजिएगा मतदान व्यवहार का अध्ययन करना है, एक समस्या होगी। तो समस्या का अध्ययन किस पद्धति से किया जाएगा, किस नजरिए से किया जाएगा, किस उपागम से किया जाएगा, यही क्या है? दृष्टिकोण। देखने का नजरिया होता है उसे दृष्टिकोण कहते हैं। तो यहाँ पर भारतीय राजनीति को समझने का जो नजरिया है, जो आधार सामग्री ली जा रही है, क्या ली जा रही है? व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार। यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति के आचरण का अध्ययन किया जाएगा। जैसे व्यक्ति का आचरण का मतलब है व्यवस्थापिका में बैठने वाले व्यक्ति कौन है, क्या कहलाते हैं? विधायक। वैसे भारत की बात आती है तो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, इनके सदस्य सांसद कहा जाता है। पर राजनीति विज्ञान की शब्दावली में लिया जाएगा तो पूरी दुनिया की जो व्यवस्थापिकाएं होती हैं उनके सदस्यों को विधायक ही कहा जाता है। भारत की बात आती है तो भारत में केंद्र में जो संसद है, व्यवस्थापिका, इसके सदस्य जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के, उनको सांसद कहा जाता है। राज्यों की बात आती है तो राज्य विधान सभाओं के जो सदस्य होते हैं उनको उनको विधायक कहा जाता है। विधानसभाओं के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक शब्दावली की बात करेंगे तो पूरी दुनिया की व्यवस्थापिका के सदस्यों को विधायक ही कहा जाता है, इसलिए मैं विधायक बोल रहा हूं यहाँ। तो यहाँ पर विधायक है, यहाँ पर मंत्रिमंडल है, यहाँ पर न्यायाधीश है। तो इनकी वास्तविक गतिविधियों का, वास्तविक क्रियाओं का, इनके आचरण का, इनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। केवल धाराओं के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है, अनुच्छेद पर नहीं छोड़ा जाता है कि अनुच्छेद में क्या लिखा है। अनुच्छेद में लिखा है वो बात ठीक है, लेकिन वास्तव में देखा यह जाता है कि अनुच्छेद में जो लिखा गया है क्या व्यवहार में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम भारतीय राजनीति का अध्ययन करते हो तो हम देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई, अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप में लिखा गया है। लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री करता है। तो इस तरीके की बातों का जब अध्ययन किया जाता है तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही किया जाता है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, दृष्टिकोण समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। मतलब दृष्टिकोण का सीधा सा भावार्थ है कि किसी भी समस्या विशेष का अध्ययन करना हो तो उसके लिए आधार सामग्री कौन सी अपनाई गई है। तो यहाँ पर भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान को समझना एक समस्या है, और भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान को या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए जो आधार सामग्री ली गई है वह है व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के आचरण को माना गया। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ किसी संस्था विशेष का इतना महत्व ना देते हुए, किसी राजनीतिक संस्था विशेष के संगठन को इतना महत्व ना देते हुए, अध्ययन तो करेंगे संगठन का भी, लेकिन वास्तविक रूप में उस राजनीतिक संस्था में, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, तो वहां पर जो कार्य करने वाली व्यक्ति हैं, जैसे व्यवस्थापिका में कार्य करने वाली व्यक्ति सांसद, विधायक कहलाएंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा वास्तविक रूप में कार्य किया जा रहा है नहीं, कानून बनाने से संबंधित। कार्यपालिका में वास्तविक रूप में कानून को लागू कर रही है या नहीं करनी है। न्यायपालिका निष्पक्ष रूप में फैसला सुना रही है या नहीं सुना रही है। तो यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति के आचरण का, व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यस, चलिए आगे बढ़ते। अब बात आती है व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है। यहां मैंने नोट किया, संक्षेप में नोट करेंगे। संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण के अध्ययन पर बल देता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल निचोड़ रूप में मैंने बात नोट की है यहाँ पर। क्या कि वास्तव में जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यवहारवाद, व्यक्ति के आचरण का, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। तो कहाँ करेंगे? जो ये राजनीतिक संस्था, इनमें बैठने वाले जो व्यक्ति हैं, इसमें बैठने वाले व्यक्तियों को क्या कहेंगे? विधायक। भारत की बात आती है तो सांसद कह देंगे, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य को। ये मंत्रिमंडल, ये न्यायाधीश। तो वास्तविक रूप में यहाँ
संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण के अध्ययन पर बल देता है। तो यहाँ संस्थाएं कौन होगी? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण के अध्ययन पर बल देता है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में इन संस्थाओं के संगठन या संरचना या इन संस्थाओं का जो औपचारिक या कानूनी अध्ययन किया जाता है उसके स्थान पर वास्तविक रूप में व्यक्ति तथा समूह के आचरण के अध्ययन पर बल दिया जाता है। मतलब इनमें कार्य करने वाली व्यक्तियों की भूमिकाओं का, इनमें कार्य करने वाली व्यक्तियों के आचरण का, इनमें कार्य करने वाली व्यक्तियों का जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है कि वास्तविक रूप में उनके द्वारा वह कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। चाहे धारा या अनुच्छेद में कुछ भी लिखा हो, लेकिन व्यवहार में ये देखेंगे उनका आचरण कैसा है, उनकी भूमिका कैसी है, उनके कार्यकलाप कैसे है, उनकी क्रियाएं कैसी हैं। मैं दूसरे रूप में कहूं तो ये कहूंगा कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण वास्तविक रूप में राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर बल देने के बजाय संस्थाओं में कार्य करने वाली व्यक्तियों की क्रियाओं का, गतिविधियों का अध्ययन करता है, व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का, व्यक्तियों के राजनीतिक आचरण का अध्ययन करता है। यहाँ पर वास्तविक रूप में समूह के अंतर्गत, राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करने वाली व्यक्तियों के व्यवहार का, व्यक्तियों के आचरण का अध्ययन किया जाता है। जब ऐसा अध्ययन किया जाता है इसे ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। जैसे भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में मतदान व्यवहार का जो अध्ययन किया गया है या जो मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसके अंतर्गत इसी अर्थात व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आगे समझाऊंगा आपको। चलिए, अब मैंने यहाँ 2-3 बातें नोट की हैं। यह है नए राजनीति विज्ञान से, यह कौन? व्यवहारवादी दृष्टिकोण नए राजनीति विज्ञान से अधिक संबंध रखता है। इस कारण इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। देखिएगा, वास्तविक रूप में जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, जैसा कि आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो वहां पर परंपरागत दृष्टिकोण आएगा, फिर आधुनिक दृष्टिकोण आएगा। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। आप परंपरागत दृष्टिकोण के लिए अलग से मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत देखेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण आता है, परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक बातें की जाती हैं, जैसे प्लेटो का हम उसके अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आधुनिक दृष्टिकोण आता है। आधुनिक दृष्टिकोण स्वयं 2 भागों में बढ़ जाता है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद केवल तथ्यों की बात करता है, जबकि उत्तरवादी तथ्य और मूल्य दोनों की बात करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? व्यवहारवादी केवल तथ्यों की बात करते हैं कि तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजनीतिक समझने का प्रयास किया जाए। लेकिन स्वयं डेविड स्टर्न 1969 में कह देते हैं कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेने से ही समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी, जैसा कि स्वयं डेविड स्टर्न उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं। डेविड स्टर्न कह देते हैं कि यदि हमें राजनीति को समझना है तथ्य और मूल्य दोनों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ हम केवल व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण या व्यवहारवाद केवल तथ्यों की बात करता है, तो मैंने यहाँ नोट भी किया, तथ्यों पर बल देता है। अर्थात व्यवहारवादी दृष्टिकोण वास्तविक रूप में ये देखेगा कि जो ये राजनीतिक संस्थाएं हैं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये केवल तथ्यों के आधार पर ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि व्यवस्थापिका वास्तव में कानून बनाती है या नहीं, है के ऊपर बल देंगे, तथ्य पर बल देंगे। कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है कि नहीं करती है, और न्यायपालिका निष्पक्ष रूप में फैसला सुनाती है या नहीं, केवल तथ्यों के ऊपर बल दिया जाएगा। यहाँ जैसा इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिस रूप में इनके द्वारा क्रियाएं की जाए, जिस रूप में इनकी गतिविधियां हैं, जो कार्यकलाप हैं, जो इनकी भूमिकाएं हैं, वो केवल तथ्यों के आधार पर इकट्ठी की जाएंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण तथ्यों के ऊपर बल देता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ नए राजनीति विज्ञान का भावार्थ ये है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के द्वारा या व्यवहारवादियों के द्वारा राजनीति को समझने के लिए, राजनीति विज्ञान को समझने के लिए नई नई शब्दावलियां गढ़ी गई हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, दुनिया भर के जो है यहाँ शब्दावलियां गढ़ी गई हैं। किस लिए गढ़ी गई हैं? जिससे कि राजनीतिक वास्तविकता को, राजनीतिक वास्तविक व्यवहार को समझा जा सके। इसलिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण नए राजनीति विज्ञान से अधिक संबंध रखता है और इस कारण इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। मतलब राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कह सकते हैं किसको? व्यवहारवादी दृष्टिकोण। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर निम्न में से किस दृष्टिकोण को कहा जाता है? तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तथ्यों की बात करता है और तथ्यों का अध्ययन यदि किया जाएगा तो वास्तविक रूप में तथ्य इकट्ठे करने पड़ेंगे, समाज में से तथ्य एकत्रित करेंगे, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए ये राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। और वैसे भी राजनीति विज्ञान की बात आती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये प्रयास किया जा रहा है कि राजनीति विज्ञान को अभी हम राजनीति का विज्ञान बनाकर छोड़ेंगे। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति का विज्ञान, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स।
अभी अमेरिका के अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है। बेटे अगली बात, व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है। अब देखो ये बात आ गई, व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन, सत्यापन किया जा सकता है। वास्तविक रूप में व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई क्या है? यहाँ मानव का व्यवहार। व्यवस्थापिका में जो सांसद विधायक हैं वो किस तरीके से कानून बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, कार्यपालिका में जो मंत्रिमंडल है वो ठीक से कानूनों को लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीश निष्पक्ष रूप में फैसला ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अर्थात यहाँ पर वास्तविक रूप में अध्ययन की इकाई मानव का राजनीतिक व्यवहार है कि वास्तविक रूप में उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, उसकी क्या क्रियाएं। यहाँ राजनीतिक संस्थाओं का केवल औपचारिक कानूनी अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करने वाली व्यक्तियों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके आचरण का अध्ययन किया जाता है, उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो अगली बात, जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन, सत्यापन किया जा सकता है। मतलब अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन, सत्यापन किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिएगा कुछ मतदाता होते हैं जो बार बार कांग्रेस को अपना मत देते, कांग्रेस पार्टी को, कुछ ऐसे होते जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को ही अपना मत देते। तो ऐसा क्यों करते हो? एक मतदाता बार बार एक ही पार्टी को मत क्यों दे रहा है? किस तत्व से प्रभावित हो रहा है वो? जाति से, कि भाषा से, कि धर्म से, कि संपत्ति के आधार पर, कि शिक्षा के आधार पर, कि लिंग के आधार पर, या किसी भय के आधार पर? ऐसा क्यों हो रहा है? विभिन्न तत्व या परिवर्तन होते हैं जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं तत्व। तो वास्तव में यहाँ पर ऐसे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसका कि क्या किया जा सकता है? पर्यवेक्षण किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है और सत्यापन किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि एक मतदाता होता है, हम देखते हैं कि एक ही मतदाता कभी भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देता है, कभी कांग्रेस को मत देता है, कभी निर्दलीय को देता है, कभी किसी अन्य पार्टी को देता है। तो उसका राजनीतिक व्यवहार, एक मतदाता का राजनीतिक व्यवहार बार बार परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये अध्ययन करेंगे कि उसका जो व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार है, मतलब एक मतदाता का जो मतदान आचरण है वो बार बार बदल क्यों रहा है, बार बार अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग राजनीतिक दलों को मत क्यों दे रहा है। तो ऐसा अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब एक विद्वान है डेविड टूमन ने बहुत अच्छा लिखा है क्या कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अर्थ ही क्या है। इन्होंने कहा है कि इस उपागम से, इस उपागम का मतलब व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसको उपागम भी कहा जाता है बेटा, इस उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्च, खोज, ठीक है, अनुसंधान क्रमबद्ध हो, सिस्टेमेटिक हो। जो रिसर्च किया जाए, जो खोज की जाए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, क्रमबद्ध हो और अनुभवात्मक तरीकों का प्रयोग किया जाए। मतलब यहाँ जो रिसर्च की जाएगी वह काल्पनिक आधार पर नहीं की जाएगी, बल्कि अनुभवात्मक तरीके से, क्या, बल्कि अनुभवात्मक तरीकों से इसका प्रयोग किया जाएगा। तो मेरा कुल मिला के कहना यह है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण वास्तविक रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये राजनीतिक आचरण को, राजनीतिक व्यवहार को उसके अंतःस्तर में जाकर के, गहराई में जाकर समझने का प्रयास करता है। ये राजनीतिक संस्थाओं का, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका केवल औपचारिक या कानूनी अध्ययन नहीं करता है, बल्कि ये वास्तव में राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक गतिविधियों को समझना चाहता है। जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा वास्तव में क्या कार्य किया जाता है, इसमें बैठने वाले व्यक्तियों की क्या भूमिकाएं हैं, उनके द्वारा वो कार्य किया जाता है कि नहीं किया जाता है। यहाँ केवल धारा या अनुच्छेद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि वास्तव में राजनीतिक संस्था उस कार्य को कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसे अध्ययन को ही व्यवहारवादी अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने नोट किया है, भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययन में इसका प्रयोग किया गया है। अर्थात वास्तविक रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का जो प्रयोग किया गया है वह भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययन में किया गया है कि एक मतदाता के द्वारा अपने मत का प्रयोग करते समय वास्तव में किन किन तत्वों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एक मतदाता वास्तव में जाति, भाषा, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, क्षेत्रीयता, संपत्ति, अगर वह अमीर है या फिर जो गरीब है, अगर अमीर है तो किसी की बात वो नहीं मानेगा, लेकिन यदि गरीब है तो गरीब किसी न किसी रूप में संपत्तिशाली व्यक्ति जैसा कहेगा, धनवान जैसा कहेगा, उसके अनुसार अपने मत का प्रयोग करता है। ये बात देखी जाती है। तो वर्ग संरचना से भी किसी न किसी रूप में मतदाता का जो आचरण है
एक मतदाता के द्वारा अपना जो मत का प्रयोग किया जाता है वो प्रभावित होता है, डेफिनेटली होता है। भारत के अंदर देख सकते हैं। फिर कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो कि वास्तविक रूप में समाज में जो सबल व्यक्ति होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनसे भयभीत होते हैं, तो किसी न किसी रूप में उनका भय मानते हुए, उस भय नामक तत्वों से प्रभावित होते हुए अपने मत का प्रयोग करते हैं। मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, मतदान केंद्रों के अंतर्गत ऐसा होता है। ठीक है, हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, खुले रूप में मैं नहीं कह सकता कि यहाँ सर्वत्र भय का प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्तरों पर हमने देखा है कि मतदाता किसी न किसी रूप में भयभीत होते हैं और भय के आधार पर भी उनका जो मतदान व्यवहार है, उनका मत देने का जो आचरण है, किसको मत देना, तो बदल जाता है। तो डेफिनेटली रूप में कहा जा सकता है कि भारत का जो मतदाता है वह किसी न किसी रूप में अनेकों तत्वों से प्रभावित होता है। तो ऐसा अध्ययन भारत में जो किया गया है वह व्यवहारवादी दृष्टिकोण से ही किया गया है। और बेटा आप भी इसका प्रयोग भारत की राजनीति को समझने में कर सकते हैं। अब मैंने लिखा है भारत मतदान व्यवहार के अध्ययन में इसका प्रयोग किया गया है और प्रमुख ग्रंथ निम्न है। मतलब वास्तविक रूप में जो विद्वान हैं जिन्होंने मतदान व्यवहार का अध्ययन व्यवहारवादी दृष्टिकोण से किया है, यह व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी पद्धति के आधार पर किया है, या व्यवहारवादी दृष्टि बिंदु के आधार पर भारत के अंतर्गत मतदाता व्यवहार का अध्ययन किया गया है, तो इसके संदर्भ में विद्वान ने विभिन्न ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों में वास्तविक रूप में मतदान व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 पहला विद्वान है A.H. सोम जी। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर इन एन इंडियन विलेज। मतलब ग्रामीण भारत में क्या मतदान व्यवहार। ठीक है, ये 1959 में लिखी गई ये किताब। दूसरा है V.M. सिरसीकर, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल बिहेवियर इन इंडिया, राजनीतिक व्यवहार, मतलब भारत में राजनीतिक व्यवहार, 1965 में लिखा है। तो वही बात आ गई, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के ऊपर इन्होंने बल दिया है, तो इसलिए इसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान या ग्रंथ मान सकते हैं। तीसरा है S.P. वर्मा, जिन्होंने की एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक और लिखी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। नोट करेंगे S.P. वर्मा एंड इकबाल नारायण ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। इन्होंने किताब लिखी है मतदान व्यवहार के संदर्भ में वोटिंग बिहेवियर इन ए चेंजिंग सोसाइटी, मतलब परिवर्तनशील समाज में मतदान व्यवहार। ठीक है भाई। और आगे फिर ये ए कास्ट स्टडी ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान में जाति का अध्ययन 1972 में लिखी है। चौथी है V.M. सिरसीकर, एक तो ऊपर होगी इसकी, एक ये होगी, ये है सॉवरिन विदाउट क्राउन्स, 1981 में लिखी है। पांचवा है O.P. गोयल, कास्ट एंड वोटिंग बिहेवियर, 1981। छठा है I. अहमद, मुस्लिम पॉलिटिकल बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ द मुस्लिम, फिर से बोल रहा हूं, द मुस्लिम स्ट्रेटेजीज इन इलेक्शन पॉलिटिक्स, 1975। ये 6 विद्वान हैं जिन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें भारत का जो मतदाता है उस मतदाता की मतदान व्यवहार का ही अध्ययन किया है। तो ये किताबों के नाम नोट करेंगे, विद्वानों के नाम नोट करेंगे, एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यस बेटा, आगे बढ़ते हैं। मतदान व्यवहार के अध्ययन से भारतीय राजनीति के अंतरंग को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। मतलब वास्तविक रूप में जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, भारतीय संविधान के, भारत की जो सरकार है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। किससे? मतदान व्यवहार के अध्ययन से। वास्तविक रूप में हम देखें तो जब तक मतदाता के मत व्यवहार का आप अध्ययन ठीक से नहीं करेंगे कि भाई एक मतदाता किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के अपने मत का प्रयोग करता है, तो इसका अध्ययन तो किया जाना बहुत जरूरी है। और भारतीय संविधान का अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत का मतदाता होता है वह विभिन्न तत्वों से, विभिन्न परिवर्तियों से प्रभावित होता है। वेरिएबल्स, परिवर्त्य, विभिन्न परिवर्तियों से प्रभावित होता है। परिवर्त्य का मतलब होता है ऐसे तत्व जो वास्तविक रूप में एक मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतदाता के आचरण को प्रभावित करने वाले तत्व ही परिवर्त्य कहलाते हैं। परिवर्त्य मतलब वेरिएबल। ठीक है बेटा।
मतदान व्यवहार के अध्ययन से भारतीय राजनीति के अंतरंग को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। मतलब भारत की राजनीति को यदि आप गंभीरता से, गहराई से, अंतः स्थल तक उसकी एक एक परत को ठीक से समझना चाहते हैं तो मतदान व्यवहार को समझना जरूरी है, और मतदान व्यवहार को समझना जरूरी है तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में धार्मिक आधार पर दलों का निर्माण हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि भाई व्यवहारवादी दृष्टिकोण से अभी तक आप नहीं समझे कि कैसे अध्ययन करेंगे भारतीय राजनीति को, तो आपके सामने भारत में क्या धार्मिक आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं हुआ है? धार्मिक आधार पर दलों का निर्माण हुआ है। तो वास्तविक रूप में इसके आधार पर मतदाता का जो आचरण है, व्यवहार प्रभावित होगा। अब जैसे भारत में हम बात करेंगे धार्मिक आधार पर दलों का निर्माण हुआ है, जैसे मैं यहां पर नाम लूंगा, अकाली दल है। क्या है? अकाली दल है। इसी के साथ में हिंदू महासभा, मतलब शिवसेना इत्यादि जो संगठन है, हम इसको किसी भी रूप में चाहे अध्ययन करें, और भी अनेकों ऐसे संरचनाएं हैं, संगठन हैं, समुदाय हैं, समूह हैं जिनका कि धर्म के आधार पर निर्माण किया गया है। अगला है, चुनाव में जाति, संपत्ति, व्यक्तिगत प्रभाव और क्षेत्रीयता की भूमिका का स्पष्टीकरण भी इन अध्ययनों से होता है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है तो जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में जाति, संपत्ति, व्यक्तिगत प्रभाव और क्षेत्रीयता और भी बहुत बातें आ जाती हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। उनकी भूमिका का स्पष्टीकरण भी इन अध्ययनों से होता है। मतलब वास्तविक रूप में एक मतदाता के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में क्या जाति की भूमिका है? होती है जाति की भूमिका। मैं आपको उदाहरण दूं, भारत का जैसे हरियाणा है, हरियाणा में तो नारा ये लगा जाता है कि जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को, जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को। जाति से प्रभावित हो रहा है। तो मतदाता का जो मतदान व्यवहार है, मतदान आचरण है, वो जाति से प्रभावित होता है, धर्म से प्रभावित होता है, संपत्ति से प्रभावित होता है, व्यक्तिगत प्रभाव उसका कैसे से प्रभावित होता है, क्षेत्रीयता से प्रभावित होता है, और भी अनेकों तत्व होते हैं जो कि वास्तव में मतदाता के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और अगली बात है, यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ग संरचना ने भी चुनावों को किस प्रकार प्रभावित किया है। मतलब व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये बात भी स्पष्ट होती है, क्या स्पष्ट होती है कि वर्ग संरचना ने भी चुनावों को किस प्रकार प्रभावित किया है। मतलब जो मतदाता होता है, उसका जो मतदान आचरण होता है, वो क्या वर्ग संरचना से प्रभावित होता है? हाँ, होता है। कैसे? जैसे समाज में 3 वर्ग हो गए, धनी, मध्यम और निम्न वर्ग। तो यहाँ वास्तविक रूप में जो निम्न वर्ग होता है और मध्यम वर्ग होता है, वो चुनावों में बाजी नहीं मार सकता है, उसको विजय प्राप्त करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जबकि जो धनी वर्ग होता है, संपत्तिशाली होता है, वो क्या होता है, चुनाव में बाजी मार ले जाता है। बाजी मारने का मतलब वो जीत जाता है, संपत्ति के बल पर जीतता है। आज हम देखते हैं भारत के अंतर्गत जो वास्तविक रूप में उम्मीदवार होते हैं, वो देखो बाहुबल का प्रयोग करते हैं, धन का भी प्रयोग करते हैं। तो डेफिनेटली रूप में हम कह सकते हैं कि मतदाता का जो मतदान व्यवहार आचरण है, इनसे प्रभावित होता है। और इसमें वर्ग संरचना की बात आती है तो जो धनी वर्ग होता है, संपत्तिशाली वर्ग होता है, मैंने जैसा लिख भी दिया है कि धनी वर्ग चुनाव में बाजी मार ले जाता है। मतलब संपत्तिशाली जो वर्ग होता है, जो धनी वर्ग होता है, वो वास्तविक रूप में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से कहीं आगे होता है। क्यों होता है? क्योंकि संपत्ति का प्रयोग करता है, और इसी के साथ में बाहुबल का भी प्रयोग किया जाता है। इनके पास संपत्ति होती है तो संपत्ति से अन्य संसाधन भी खरीद लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया भारतीय राजनीति को, भारतीय संविधान को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने का या अध्ययन करने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। आप व्यवहारवादी दृष्टिकोण से भारत के संविधान को, भारत की राजनीति को, भारत की सरकार को समझिएगा। आपको आगे भारत के संविधान के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये दृष्टिकोण तो मेरे सारे समझाऊंगा, उसके बाद में भारतीय संविधान की एक एक बात को मैं आपको गहराई से समझाऊंगा। अर्थात जैसे भारतीय संविधान की जो संविधान सभा है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, राजनीतिक संस्थाएं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में बात आएगी तो लोकसभा, राज्यसभा को समझाएंगे, राज्य की विधानसभाओं को समझाएंगे, विधानसभाओं को समझाएंगे, इसी के साथ में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब इत्यादि जो भी आपके पाठ्यक्रम संबंधित है, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का वास्तव में संरचनात्मक ढांचा है, उसको मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। उसमें एक भी बात नहीं छोड़ेंगे, हम सब बातें समग्र रूप में, संपूर्ण रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप
भारतीय राजनीतिक अध्ययन का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए करें, क्योंकि कुछ विद्यार्थी मुझे बार बार कहते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट के लिए एक तरफ हो जाए करें। तो मैंने यहाँ अब प्रतिदिन व्यवस्था भी कर दी है कि मैं यहाँ शुरुआत में जब आपको बोलता हूँ तो उस समय इधर ही साइड में रहता हूँ, तो उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मुझे उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। बाकी आपको कोई परेशानी नहीं है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इसके बाद में इधर उधर भटकने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यस, ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।